Good morning, everybody. Have a great day. Welcome back to APS online science classes. Dear students, हमने आपको पिछली कक्षा में आहार नाली की संरचना के कुछ भागों पर हमने आपसे चर्चा की। अब तक हम आहार नाली की संरचना के मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, इन सभी भागों पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो छोटी आंत पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। इज इट राइट? ओके। आज का हमारा टॉपिक है छोटी आंत। छोटी आंत ये पहला टॉपिक है जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, छोटी आंत पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं आज। छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, आपको हमने आमाशय की संरचना के बारे में बताया और आपको बताया कि आमाशय की जो संरचना होती है वो मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है। आमाशय की संरचना कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों के अंदर क्या होती है? बटी हुई होती है। देखिए, आमाशय की जो संरचना होती है, ये वाला भाग होता है, इसे कहा जाता है, आपको बताया था, जठरागम भाग या कार्डियक पार्ट। ये वाला भाग कहलाएगा फंडस भाग और ये वाला जो भाग कहलाएगा वो कहलाएगा जठर निर्गम भाग, जिसे पाइलोरिक भाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देख लो, ये यहां पर ये क्या है? आपका जठरागम भाग होता है, ये वाला भाग जठर निर्गम भाग होता है, जठर निर्गम, जिसको पाइलोरिक के नाम से जाना जाता है, पाइलोरिक। तो ये जठर निर्गम भाग होता है, आपको बता दें, ठीक है। तो आमाशय का जो जठर निर्गम छिद्र होता है, आमाशय का जो जठर निर्गम यहाँ पर छिद्र होता है, ये जठर निर्गम छिद्र जो होता है वो किस में खुलता है? छोटी आंत में खुल जाता है। आमाशय का जठर निर्गम छिद्र जो होता है, जिसको आप जठर निर्गम छिद्र को पाइलोरस कहते हैं, वो पाइलोरस किसके अंदर खुल जाता है? छोटी आंत में खुल जाता है। छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? ग्रहणी कहा जाता है। अर्थात जठर निर्गम भाग होता है, आमाशय का जठर निर्गम भाग, ठीक है, या जठर निर्गम जो छिद्र होता है वो छोटी आंत की ग्रहणी के अंदर या छोटी आंत की प्रारंभिक जो संरचना होती है जिसे ग्रहणी कहते हैं, उस ग्रहणी में जाकर के क्या हो जाता है? खुल जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो आमाशय का जठर निर्गम भाग, ठीक है, ग्रहणी के अंदर क्या हो जाता है? खुल जाता है। आपको बता दें, छोटी आंत की जो लंबाई होती है, ठीक है, छोटी आंत की जो लंबाई होती है, आपको बता दें, छोटी आंत की जो लंबाई होती है, आपको बता दें,
देखिए छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 3 मीटर होती है, और ये कौन सी अवस्था में होती है? जीवित अवस्था में। जीवित अवस्था में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? लगभग 3 मीटर होती है। छोटी आंत की संरचना के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? छोटी आंत की संरचना के मुख्य रूप से ये 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। जहां से लेकर के और जहां तक की क्या होती है? छोटी आंत होती है। क्या होती है? छोटी आंत होती है। ठीक है। छोटी आंत का ये सबसे अग्रभाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रहणी के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रहणी के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है। ठीक है। ये जो संरचना कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? ग्रहणी के नाम से जानी जाती है। हम कह सकते हैं कि छोटी आंत की जो संरचना होती है वो कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, जिसका एक सूत्र है हमारा डीजे पे नाचे एमली। ठीक है। डीजे पे नाचे एमली, शॉर्ट में अगर इसको हम खोलना चाहें इनकी फुल फॉर्म को, तो इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को क्या कहा जाता है? ग्रहणी। दूसरा भाग है जेजुनम, जेजुनम जिसको बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत्र। और तीसरा भाग होता है इलियम, जिसको क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र के नाम से या इलियम के नाम से भी उससे जाना जाता है। तो छोटी आंत की जो संरचना होती है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहणी का। ये देखिए छोटी आंत का प्रारंभिक भाग होता है। छोटी आंत का कौन सा भाग होता है? ये प्रारंभिक भाग होता है। ठीक है। जिसकी संरचना आप देख रहे हो अंग्रेजी के कैसे आकृति की होती है? यू की आकृति की होती है। ठीक है। यानी कि छोटी आंत का ये सबसे कौन सा भाग होता है? प्रारंभिक भाग होता है, जिसका प्रारंभिक जो भाग यानी कि प्रारंभिक भाग होता है जिसका अग्र सिरा होता है वो जठर निर्गम छिद्र से जुड़ा होता है, तथा पश्च सिरा जो होता है वो अग्र क्षुद्रांत से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। ये अग्र सिरा जो होगा वो किससे जुड़ा होगा? जठर निर्गम छिद्र से जुड़ा होगा। और पश्च जो सिरा होगा वो किससे जुड़ा होता है? अग्र क्षुद्रांत से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। देखिए इसका आकार कैसा होता है? यू आकार का होता है। कैसे होता है? अंग्रेजी के यू आकार का होता है। देखिए अंग्रेजी का यू आकार इस तरीके का होता है। तो इस तरीके से अंग्रेजी की यू आकृति के समान संरचना के रूप में क्या पाई जाती है? ग्रहणी पाई जाती है। ठीक है। आपको बता दें कि इस भाग के अंदर, ठीक है, इस भाग की जो लंबाई यहां से लेकर के यहां तक जो लंबाई होती है, ग्रहणी की जो लंबाई होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि छोटी आंत की लंबाई जीवित अवस्था में कितने मीटर होती है? 3 मीटर होती है। जबकि संपूर्ण आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग 4.5 मीटर होती है। और मनुष्य जब मर जाता है तो आहार नाल जो संपूर्ण जो आहार नाल होती है उसकी लंबाई 7 से 8 मीटर हो जाती है। आपको बताया कि ये जो आंतें होती हैं वो मृत होने पर अनुशीतलित अवस्था में आ जाती है, यानी कि आहार नाल अनुशीतलित अवस्था में आने के कारण आहार नाल की लंबाई बढ़ जाती है। तो आपको बता दिया कि ग्रहणी जो भाग होता है उसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए इस यू आकार की जहाँ पे संरचना बन रही है उस पर यहाँ पर एक क्या है? एक अनियमित आकार की संरचना पाई जाती है। और इस अनियमित आकार की संरचना को कहा जाता है अग्नाशय ग्रंथि। इस ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि के नाम से जानते हैं? अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, ठीक है, अग्नाशयी रसों का क्या किया जाता है? श्रावण किया जाता है। और वो अग्नाशयी जो रस होते हैं उनको अग्नाशयी वाहिनियों द्वारा
किस में पहुंचा दिया जाता है, ग्रहणी के अंदर क्या है, डाल दिया जाता है या पहुंचा दिया जाता है। या हम कह सकते हैं अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले अग्नाशय रस अग्नाशय वाहिनियों के द्वारा ग्रहणी के अंदर क्या हो जाता है, खुल जाते हैं या ग्रहणी के अंदर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको यहाँ पे बता देते हैं ये क्या होता है, यकृत होता है, लीवर होता है। ठीक है, क्या होता है, यकृत होता है। यकृत के अंदर ये क्या होता है, पितरस होता है। और पितरस जो होता है उससे, ठीक है, सॉरी पितरस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पित्ताशय। पित्ताशय जो होगा उससे पितरस का क्या होता है, श्रावण होता है, जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। पित्ताशय होता है जिसको गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पित्ताशय होता है जिसे गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, और ये गॉल ब्लैडर या पित्ताशय होता है उससे पित्तरस का श्रावण होता है। और पितरस जो होता है वो पित्त वाहिनियों के द्वारा, पित्त वाहिनियों के माध्यम से किस में पहुंच जाता है, ग्रहणी के अंदर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। सीधे शब्दों में हम कहें तो अग्नाशय वाहिनियां, ठीक है, और पित्त वाहिनियां आकर के किस में खुलती हैं, ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी जो होती है वो ग्रहणी में आकर के क्या हो जाती है, खुल जाती है। ग्रहणी के अंदर क्या होता है, छिद्र होता है। ठीक है, और ग्रहणी में जो छिद्र होता है उसे क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनना। ग्रहणी के अंदर छिद्र या रंध्रनुमा संरचना पाई जाती है। ग्रहणी के छिद्र या रंध्रनुमा जो संरचना होती है उसे, या ग्रहणी पर क्या पाई जाती है, रंध्र या छिद्र पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। और उन रंध्र या छिद्रों को क्या कहा जाता है, ओडी की अवरोधनी कहा जाता है। कौन सी अवरोधनी कहा जाता है, ओडी की अवरोधनी कहा जाता है, अवरोधनी कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बोले तो स्पिंटर ऑफ ओडी, ODDI। ठीक है, स्पिंटर ऑफ ओडी के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। अर्थात ग्रहणी के जो छिद्र होते हैं, ग्रहणी के छिद्र पर ओडी की क्या पाई जाती है, अवरोधनी पाई जाती है। तो ग्रहणी के जो छिद्र होंगे उन छिद्रों पर ओडी की अवरोधनी क्या होती है, पाई जाती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। अभी तक मैंने आपसे ग्रहणी के बारे में बात की और ग्रहणी के बारे में बताया कि ये छोटी आंत का कौन सा भाग होता है, प्रारंभिक भाग होता है, जिसका अग्रसिरा किससे जुड़ा होता है, जठर निर्गम छिद्र से जुड़ा होता है। और पश्च सिरा जो होता है वो अग्र क्षुद्रांश से क्या होता है, जुड़ा होता है। इसकी आकृति यू के आकार की होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, पित्तवाहिनी और अग्नाशय वाहिनी आकर के ग्रहणी के अंदर क्या हो जाती है, खुल जाती है। ग्रहणी के छिद्र पर या रंध्र पर ओडी की क्या पाई जाती है, अवरोधनी पाई जाती है, या ओडी की अवरोधनी उपस्थित होती है। ये हमने बात की आपसे ग्रहणी के ऊपर। ठीक है, ग्रहणी में कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो यू विल आस्क मी। ठीक है, देखिए ग्रहणी हमारा कंप्लीट हुआ। ग्रहणी के बाद हम बात कर रहे हैं आपसे अग्र क्षुद्रांत के बारे में। देखिए ग्रहणी का जो पश्च सिरा होता है, ये पश्च सिरा आकर के किस में खुलता है, पश्च सिरा आकर के किस में खुलता है, ये पश्च सिरा आकर के किस में खुल जाता है, यहाँ पर ये जो भाग खुल रहा है यहाँ से, ये आकर के किस में खुल जाता है, अग्र क्षुद्रांत में खुल जाता है। ग्रहणी जो होती है ये ग्रहणी होती है। ठीक है, आंत का कौन सा भाग होता है, आंत का कौन सा भाग होता है आपको बता दें। ग्रहणी का ये भाग जो होता है, ग्रहणी ये है, और ग्रहणी का ये जो भाग होता है ये पश्चसिरा है। ये कौन सा है, अग्रसिरा है। ग्रहणी का अग्रसिरा जठर निर्गम छिद्र से, जिसको पाइलोरस छिद्र के नाम से जानते हैं, और पश्चसिरा जो होता है वो अग्र क्षुद्रांश से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अग्र क्षुद्रांश से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसकी लंबाई मैं आपको बता दूं 1 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर होती है। यानी कि हमने आपको बताया अग्र क्षुद्रांश जो होता है उसकी लंबाई 1 मीटर होती है। इसको मध्यांतर भी कहते हैं। मध्यांतर क्यों कहते हैं, क्योंकि अग्र जो आपकी छोटी आंत होती है उसके 3 भाग होते हैं। प्रारंभिक सिरा ग्रहणी कहलाएगा, मध्य सिरा
अग्र क्षुद्रांत और पश्च सिरा कौन सा कहलाएगा? क्षुद्रांत। इसलिए इसको मध्यांतर के नाम से भी क्या है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मध्य क्षुद्रांत के नाम से भी इसे क्या है जाना जाता है। तो ये मध्य क्षुद्रांत होती है, ठीक है। और ये मध्य क्षुद्रांत का जो अग्र सिरा होता है वो मध्य क्षुद्रांत होती है, वो किससे जुड़ी होती है? ग्रहणी से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। यह लंबी होती है, देखो लंबी होती है और कैसी होती है? सक्रिय नलिका के समान संरचना के रूप में क्या है पाई जाती है। लंबी होती है, सक्रिय नलिका के समान संरचना के रूप में पाई जाती है। और इसकी लंबाई कैसी होती है? लगभग 1 मीटर होती है। इसकी लंबाई कैसी होती है? लगभग 1 मीटर होती है। यहां तक हो गई 1 मीटर संरचना। यहां से लेकर के यहां तक जो संरचना है ये क्या कहलाएगी? अग्र क्षुद्रांत के नाम से इसे जाना जाता है, या इसे मध्यांतर के नाम से जाना जाता है, या इसे जेजुनम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर बात होगी यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो छोटी आंत होती है उसका सबसे अंतिम भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं। ये छोटी आंत का सबसे अंतिम खंड होता है। यहां से देखिए छोटी आंत का कैसा भाग होता है? सबसे अंतिम भाग होता है। आपको बता दें कैसा भाग होता है? छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। ये यहां से लेकर के और यहां तक का इसकी लंबाई जो होती है, ठीक है, छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है जिसे क्षुद्रांत कहते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 1.75 मीटर होती है। 1.75 इसकी क्या होती है? यानी कि लंबाई होती है। यानी कि ये जो भाग होता है वो सबसे अधिक लंबा होता है। आंत की संरचना का सबसे अधिक लंबा भाग होता है। और ये संरचना कैसी होती है? कुंडलित होती है। और आपको बता दूं ये नलिकाकार संरचनाएं कैसी होती हैं? इनकी तुलना में कैसी होती है? मोटी भी होती है। तो लंबी होती है, कुंडलित होती है और मोटी होती है। कौन सा भाग होता है? क्षुद्रांत वाला भाग होता है। क्षुद्रांत वाला जो भाग होता है वो फिर जाकर के किस में खुलता है? वृहद आंत्र के अंदर खुलता है। क्षुद्रांत वाला भाग किस में जाकर के खुलता है? वृहद आंत्र में खुलता है। एक बार हम आपको फिर छोटे आंत पर शॉर्टली बताने जा रहे हैं कि आमाशय का जो जठर निर्गम छिद्र द्वारा जठर निर्गम जो छिद्र होता है वो छोटी आंत में खुलता है। आंत की लंबाई जीवित अवस्था में कितनी होती है? 3 मीटर होती है। छोटी आंत की संरचना के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। ग्रहणी पर हम आपको 2 बार बता चुके हैं, ठीक है। ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से छोटी आंत की क्या होती है? संरचना होती है। देखिए छोटी आंत के बाद हम जो बात करने जा रहे हैं उस पर ध्यान से सुनना कि क्षुद्रांत्र की औतकी पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। किस पर बात करने जा रहे हैं? क्षुद्रांत्र की औतकी पर अध्ययन करने जा रहे हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ इलियम, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ इलियम पर हम आपसे क्या करने जा रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं कि इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है हमारा दूसरा टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और वो है छोटे आंत की औतिकी। छोटे आंत की औतिकी, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। या इसको आप लोग क्षुद्रांत भी बोल सकते हैं, क्षुद्रांत की औतकी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्षुद्रांत की औतकी के नाम से विशेष जाना जाता है। देखो आपको बता दें, आंत की जो भित्ति होती है, छोटी आंत की जो भित्ति होती है वो सामान्यतः 4 ऊतकीय स्तरों से मिलकर के क्या है बनी होती है। या हम यूं कह सकते हैं कि छोटी आंत की जो संरचना होती है, ठीक है, या छोटी आंत की जो भित्ति होती है वो सामान्यतः उस भित्ति में 4 ऊतकीय स्तर क्या है पाए जाते हैं।
तो छोटी आंत की औतकी पर हम बात कर रहे हैं, और छोटी आंत की जो संरचना होती है या भित्ति होती है उस पर 4 क्या पाए जाते हैं, ऊतकीय स्तर पाए जाते हैं। देखिए 4 ऊतकीय स्तर कौन से हैं। सबसे पहला भाग है जिसको बोलते हैं सिरोसा। दूसरा जो स्तर होता है उसको कहा जाता है मस्कुलर लेयर, जिसको बोलते हैं पेशी स्तर। सिरोसा नंबर 1, नंबर 2 पेशी स्तर, नंबर 3 अधः सलेस्मिका जिसको बोलते हैं सब म्यूकोसा, और नंबर 4 जो होता है उसे कहा जाता है म्यूकोसा, जिसे बोलते हैं सलेस्मिका स्तर के नाम से इसे जाना जाता है। म्यूकोसा के नाम से जाना जाता है या सलेस्मिका स्तर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सलेस्मिका यानी कि सिरोसा स्तर पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सिरोसा स्तर क्या है, देखिए आपको बता रहे हैं इस तरीके से। ये सबसे अंतिम पार्ट है, ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है। आंतरिक की भित्ति का ये सबसे कौन सा भाग होता है, बाहरी भाग होता है। आंतरिक की भित्ति का ये सबसे बाहरी भाग होता है जिसे सिरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस वाले भाग को सिरोसा के नाम से जानते हैं। और ये सिरोसा जो होता है, ठीक है, यह पेरिटोनियम उपकला से बना होता है। सिरोसा किससे बना होता है, पेरिटोनियम उपकला से बना होता है। सिरोसा किससे बना होता है, पेरिटोनियम उपकला से बना होता है। पेरिटोनियम एपिथेलियम से क्या होता है, बना होता है। एक बार फिर सुनिए सिरोसा पर। हमने बोला कि आंत की जो भित्ति होती है उसमें सामान्यतः 4 ऊतकीय स्तर पाए जाते हैं। नंबर 1 सिरोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर। सिरोसा जो स्तर होता है यह आंत्र के भित्ति का सबसे बाहरी स्तर होता है, जो पेरिटोनियम उपकला से क्या होता है, बना हुआ। क्लियर बात है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि सिरोसा जो स्तर होता है उसके अंदर की ओर, सिरोसा जो स्तर होता है उसके अंदर की ओर आपको बता रहे हैं। ये जो स्तर आपको हम दिखा रहे हैं यहां पर, इस प्रकार की जो संरचना है, ठीक है, ये आपको बता दें सिरोसा स्तर के अंदर की ओर क्या पाया जाता है, पेशीय स्तर पाया जाता है। सिरोसा स्तर के अंदर की ओर या सिरोसा परत के अंदर की ओर पेशीय परत या पेशीय स्तर क्या होता है, पाया जाता है। पेशीय स्तर में कितनी परतें पाई जाती हैं, 2 परतें पाई जाती हैं। देखिए एक परत जो है जिसको हमने दिखाया, इस परत को क्या कहा जाता है, ये बाहर की ओर स्थित होती है। पेशीय स्तर 2 प्रकार का होता है। जो बाहर की ओर पेशीय स्तर होता है उसे अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर कहा जाता है। तो ये कौन सा पेशीय स्तर कहलाएगा, अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर पाया जाता है। और अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर जो होता है वो अनुदैर्ध्य पेशी तंतुओं से मिलकर के बना होता है। आपको बता दो अनुदैर्ध्य पेशी स्तर के अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर क्या पाई जाती है, इस तरीके से आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके की जो संरचना आपको दिखाई गई है मेरे द्वारा यहाँ पे, आपको डायग्राम के अंदर इस तरीके से आप देख रहे हैं। ये जो संरचना है ये वर्तुलाकार पेशियां कहलाती हैं। तो अंदर की ओर कौन सा स्तर पाया जाता है, वर्तुलाकार पेशीय स्तर पाया जाता है। कौन सा स्तर पाया जाता है, वर्तुलाकार पेशीय स्तर पाया जाता है। तो ये जो स्तर कहलाएगा ये कौन सा कहलाएगा, वर्तुल पेशीय स्तर के नाम से इसे जाना जाता है। सर्कुलर मसल लेयर के नाम से इसे जाना जाता है। तो सिरोसा के अंदर की ओर अनुदैर्ध्य पेशी स्तर पाया जाता है और इसके अनुदैर्ध्य पेशी स्तर के अंदर की ओर वर्तुल पेशी स्तर क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। अब वर्तुल पेशी स्तर के बाद हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो है हमारी अधः सलेस्मिका स्तर। देखिए अधः सलेस्मिका स्तर को आपको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा स्तर है, अधः सलेस्मिका स्तर होता है। ठीक है, इस तरीके का जो संरचना है ये अधः सलेस्मिका स्तर के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है।
तो ये स्तर कहलाएगा अधःश्लेष्मिका स्तर के नाम से जानते हैं। अधःश्लेष्मिका स्तर, जिसको सब म्यूकोसा के नाम से, सब म्यूकोसा लेयर के नाम से इसे जाना जाता है। अधःश्लेष्मिका स्तर जो होता है वो संयोजी ऊतकों से मिलकर के बना होता है। और संयोजी ऊतक कैसे होते हैं? बिल्कुल लूज प्रकार के होते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं? ढीले प्रकार के होते हैं। ये एक चौड़ी परत के रूप में क्या है? पाए जाते हैं। इसमें जो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, उन संयोजी ऊतकों के रूप में क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। रुधिर वाहिनियों के अलावा तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। ये नर्व फाइबर है जो मैंने आपको दिखाया है। साथ में इनके अंदर क्या पाई जाती हैं? लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं, लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लिम्फ वेसल्स। ये लिम्फ वेसल्स हैं, ये लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, रुधिर वाहिनियां इनके अंदर पाई जाती हैं। साथ में इनमें कोलेजन तंतु भी क्या है? पाए जाते हैं। ठीक है। ये अधःश्लेष्मिका स्तर जो होता है ये भी कैसी अवस्था में पाया जाता है? वलित अवस्था के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? वलित अवस्था के रूप में अधःश्लेष्मिका स्तर पाया जाता है। सबसे अंतिम जो स्तर कहलाएगा उसे कौन सा स्तर कहा जाता है? म्यूकस लेयर या श्लेष्मिका स्तर के नाम से जानते हैं। म्यूकस लेयर जो होता है, श्लेष्मिका स्तर जो होता है, वो आंत का सबसे भीतरी स्तर होता है। मानव की आंत का सबसे भीतरी स्तर होता है। और ये जो भीतरी स्तर होता है वो स्तंभीय उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। स्तंभीय उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। ये कैसा होता है? वलित अवस्था में होता है। देखो मैं आपको इसकी संरचना बना करके दिखा रहा हूं। ठीक है। इस तरीके से कैसे पाया जाता है? वलित अवस्था में पाया जाता है। ये वलित अवस्था के रूप में क्या है? पाया जाता है। इसमें जो वलन होते हैं लगभग 8 mm के होते हैं। ये वलन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 mm के होते हैं। ठीक है। इनमें जो वलन होते हैं वो कितने mm के होते हैं? सारे 8 mm के होते हैं। क्लियर बात हो गई। और जिन्हें क्या कहा जाता है? कैर कैरिंग के वलन कहा जाता है। इन वलनों को क्या कहा जाता है? कैर करिंग के वलन कहा जाता है। कैर करिंग के वलन किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे, ध्यान से सुनना, कि श्लेष्मिका जो स्तर होता है वो वलित अवस्था में पाया जाता है। इसमें जो वलन होता है वो लगभग 8 mm के होते हैं। ठीक है। और इन वलनों को ही क्या कहा जाता है? कैर कैरिंग के वलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? श्लेष्मिका के वलन पर, श्लेष्मिका के ये वलन होते हैं और ये श्लेष्मिका के वलन पर अंगुली के समान क्या पाए जाते हैं? प्रवर्त पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंगुली के समान क्या पाए जाते हैं? ये प्रवर्त पाए जाते हैं। और ये अंगुली के समान जो प्रवर्त पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? रसांकुर कहा जाता है। तो ये अंगुली के समान प्रवर्त सारे, और ये अंगुली के समान जो प्रवर्त पाए जाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? रसांकुर कहा जाता है। या इन्हें रसांकुर ने कहें तो इन्हें विलाई कहा जाता है। VILLI। ठीक है। तो श्लेष्मिका के वलन पर अंगुली के समान क्या पाए जाते हैं? प्रवर्त पाए जाते हैं। और ये अंगुली के समान जो प्रवर्त पाए जाते हैं उन्हें रसांकुर कहते हैं। और इनकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है? 1 mm होती है। इनकी लंबाई कितनी होती है? 1 mm के नाम से, यानी कि 1 mm इनकी क्या होती है? लंबाई होती है। देखिए ये रसांकुरों के मध्य में, ठीक है, रसांकुर जो होते हैं जहां पे रसांकुर बनते हैं, रसांकुरों के मध्य में बनी हुई जो खांच होती है जहां पर रिक्त स्थान होता है उसे लीबर पुंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लीबर पुंज के नाम से उन्हें क्या है? जाना जाता है।